हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए फटाक से। तो एक बार थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में होता क्या है ना? किस प्रकार का डिवाइस है, क्या काम करता है, प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना? इसको निगेटिव फीडबैक क्यों बोलते हैं, लेंज लॉ कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग पे आ गए, और वर्किंग में हमने तुरंत देखा था, पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर बात आती थी कि ये लॉ होता क्या है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर बात आती है कि सर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करा तो हम दो तरीके से करा सकते हैं। पहली बात तो क्या, पहली बार हम क्या करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट नहीं रखेंगे और कंडक्टर को घुमा देंगे। इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। और इसमें जो कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं फ्लक्स कटिंग रूल, और उसका फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था कैसे हम निकालने वाले हैं। ठीक है, और साथ में मैंने आपको वहां पे उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि आप उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। फिर बात आती है कि सर ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है कि हम कंडक्टर को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं आपका रिलेटिव टाइम वेरिएशन। पहला वाला क्या था, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। दूसरा वाला था रिलेटिव टाइम वेरिएशन। ठीक है, अब जब बात करते हैं रिलेटिव टाइम वेरिएशन में, तो वहां पे भी हमको देखना पड़ता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वो मैंने बताया था, वो हम किससे निकालते हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ से। फैराडे के सेकेंड लॉ से हम उसको पता करते हैं। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फैराडे का सेकेंड लॉ बोलता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स एन फाई। एन फाई क्या था आपका, फ्लक्स लिंकेज। उसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एन फाई। और उसी के बराबर आपका होता है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को भी इंसर्ट कर दूं, दैट मींस अगर मैं वहां पे लेंज लॉ को भी इंसर्ट कर दूं, तो मेरे पास E इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इक्वल टू माइनस एन डी पाई बाई डी टी। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी साइड का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E1। E1 क्या होगा, N1 डी फाइव वन अपॉन डी टी। ये आपका प्राइमरी साइड जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो गया E1। E2 कितना होगा, तो क्या बोलोगे, E2 इक्वल्स टू, E2 इक्वल्स टू माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स जो वो कॉमन है दोनों के लिए, है ना? आपके सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग थी वो हमने देखा कि हमारे पास किस प्रकार से हमारा जो रिलेटिव टाइम वेरिएशन वो वर्क करता है। उसका मैग्नीट्यूड भी देखा और उसमें हमने उसकी डायरेक्शन भी देखी। और डायरेक्शन कैसे देखी वो हमने डिस्कस किया था लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली। और लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है हमेशा कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज। मतलब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें वाइंडिंग में क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से आपके पास एक करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, और करंट फ्लो होने की वजह से, है ना, आपके एक अदर से फ्लक्स क्रिएट होगा। और वो फ्लक्स किसको अपोज करता है, मेन फील्ड फ्लक्स को, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट अपोजिट द कॉज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, और लेंज लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है जो माइनस साइन वहां पे आता है। इतनी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। और एक चीज हमने और डिस्कस किया था वहां पे कि हमारे पास जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, मतलब जो रिलेटिव टाइम वेरिएशन से जो भी हमको ईएमएफ मिलता है उसका हमने नाम क्या दिया है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो
अपनी ही कॉइल में जिसमें से करंट जा रही है, अगर उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर हमारे किसी एक कॉइल में करंट मूव हो रही है और दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसको हम बोलते हैं आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये भी कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन में कि हमारे अच्छा, मैंने आपको कपलिंग के बारे में बताया था, है ना। पॉजिटिव कपलिंग किसको बोलते हैं, निगेटिव कपलिंग कैसे बोलते हैं। अगर दो फ्लक्स एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वहां पे जो कपलिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर दो फ्लक्स आपस में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस वो आपके क्या होंगे, अपोजिंग फ्लक्स होंगे, या फिर आपकी जो कपलिंग होगी वो निगेटिव होगी। फिर हम आ गए थे ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पार्ट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिव पार्ट्स। एक्टिव पार्ट्स दो होते हैं, एक होता है कोर, एक होती है वाइंडिंग। तो अभी हम लोग जो कहानी लेके चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर के एक्टिव पार्ट्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, और जहां पे मैंने आपको कोर के बारे में बताया है। और कोर के बारे में बताया था मैंने कि जो कोर है उसका मेन पर्पस क्या है, फ्लक्स को कैरी करना। और फ्लक्स को कैरी करना है, ज्यादा ज्यादा फ्लक्स कैरी करना है, लेके जाना है, तो जो कोर है उसका रिलक्टेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो सोर्स साइड जो है ना मेरे पास सप्लाई, है ना, वो ज्यादा एक्साइटिंग करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हमारे कोर का रिलक्टेंस कम है या फिर परमिबिलिटी ज्यादा है, तो सोर्स से ज्यादा करंट डिमांड नहीं करेगा फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है ना, जो कोर है वो फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए ज्यादा करंट डिमांड नहीं करेगा, जो कि अच्छी बात है। कम करंट में हमारा काम बन जाएगा, तो हमको मैग्नेटाइजिंग करंट कम लगेगी। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारा ये कोर है, ट्रांसफॉर्मर कोर है ना, उसकी परमिबिलिटी ज्यादा चाहिए। और ऐसा कोर हमको देखने को मिलता है, वो क्या है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर कोर है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। अब बात करें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे क्या, सिलिकॉन। ठीक है, सॉरी, आपका जो मेन मटेरियल क्या है, स्टील। लेकिन स्टील की कंडक्टिविटी भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अच्छी है स्टील की, लेकिन कंडक्टिविटी भी है। लेकिन वो कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, उस कंडक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं उसमें, सिलिकॉन। जिस वजह से हमारा जो कोर मिल गया हमको, क्या है वो, सिलिकॉन स्टील का कोर है। लेकिन अभी भी बात क्या है कि अभी भी सिलिकॉन ऐड करने से हमारे पास कुछ अभी भी कंडक्टिविटी है, जिससे आगे चल के एडी करंट लॉस हो सकती है। तो मुझे क्या करना होगा, उसकी कंडक्टिविटी को कम करना होगा। और कंडक्टिविटी को कम करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कोर का लेमिनेशन प्रोवाइड किए थे, है ना। मैंने कोर में क्या किए थे, लेमिनेशन। क्योंकि अगर लेमिनेशन कर रहा हूं दैट मींस मैं वहां पे उनका एरिया कम कर रहा हूं। एरिया कम करना मतलब उनका रिलक्टेंस बढ़ाना। रिलक्टेंस बढ़ना मतलब एक तरीके से क्या, वहां पे जो करंट फ्लो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया आपके पास, तो वहां पे आपकी जो करंट होती है ना, एडी करंट, वो कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपका वो लॉस भी कम होगा और आपकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो अगर आपको सबको इतनी बात कहानी क्लियर है। मैंने ये 10 मिनट में जितना भी हमारा लगभग 3 से 4 लेक्चर में हुआ है, पूरा रिवाइज आपको करा दिया। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी को डाउट होना चाहिए। तब भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, अगर क्लियर है तो वो भी बोल सकते हैं हाँ सर क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखना भाई सभी लोग, है ना। देखो, तो हमने लेमिनेशन के बारे में तो डिस्कस कर लिया था ना हमने। ठीक है, अब जैसे मान लो सभी लोग प्रॉपर तरीके से समझना मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जैसे ये मेरे पास क्या था, कोर था। दिस इज माय कोर। दिस इज माय कोर, है ना। और इसमें मैंने यहाँ पे लेमिनेशन प्रोवाइड कर दिया ना, देख सकते हो आप, प्रॉपर तरीके से लेमिनेशन मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से लेमिनेशन कर दिया। लेकिन एक बात आती है कि सर लेमिनेशन करने से काम नहीं रुकेगा। अगर ये दोनों पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में, तो लेमिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कुछ पेंट लगाने पड़ते हैं। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल हमको इनके बीच में फिल करना पड़ता है। हमको इनके बीच में जो यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये पिंक कलर से आप देख पा रहे होगे,
वो आपका क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब दो जो लेमिनेशन एक दूसरे से जुड़े ना हो, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना बनाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेमिनेशन के बीच में, कोई बता सकता क्या किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लेमिनेशन के बीच में क्या रखा, इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल। अब कुछ लोग पूछेंगे सर किस प्रकार के मटेरियल होते हैं ये, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का मैं जो बेस्ट एग्जांपल बताऊं, उनमें से एक तो होता है आपका ऑक्साइड का पेंट। उससे बेस्ट तो बहुत ही मतलब रेयर मिलता है, तो एक सबसे अच्छा मेरे को देखने को मिलता है, दैट इज और ऑक्साइड पेंट। ऑक्साइड पेंट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं किसके लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच में, इनके बीच में हम लोग फिल करने वाले ऑक्साइड पेंट। ठीक है, एक और बोल सकते हो आप यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो, जो कि हमारा हो जाएगा क्या, इनऑर्गेनिक पेंट। हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक पेंट का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इनऑर्गेनिक पेंट एज वेल। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे थिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर का भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है क्या होता है ये पेपर, किसी को पता है ये कौन से पेपर होते हैं, थिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इनका भी यूज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर होते हैं, मान लो कभी आपके घर में देखा होगा, कोई रफ सरफेस होती है, उसको चिकना करना है, तो एक कागज आता है तो घिसते हैं उस पर, तो चिकना हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इम्प्रिग्नेटेड पेपर। सर लेमिनेशन मीन्स मटेरियल को ही कट किया गया, बिल्कुल मटेरियल को ही कट किया गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेमिनेशन आप ऐसे समझो कि एग्जाम्पल कैसे बताऊं, जैसे आपके घर पे एक कॉपी होगी इतनी मोटी, है ना, इतनी सारी इतनी मोटी कोई कॉपी है, मैं थोड़ा साइड में आता हूँ, ये इतनी मोटी कोई कॉपी है। अब वो इतनी मोटी जो कॉपी है वो बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनी है ना, एक एक पेज अलग अलग है, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो वो छोटे छोटे पीसेस हैं, है ना, जो हमारा कोर था उसको छोटा छोटा हमने काट दिया है चाकू से, ऐसा तो मतलब ना, और उनको फिर आपस में जोड़ दिया, उनके पीछे हमने क्या कर दिया, कुछ सैंडविच टाइप का पीस, मतलब जो पेस्ट रहता है ना, आप इसको जैसे होता है ना, अपन क्या करते हैं ब्रेड में जैम लगा के चिपका देते हैं उस टाइप का। ठीक है, उस तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, फाइन। तो हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, हम जब लेमिनेशन लगाते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या है, नॉइज। हमारे कोर से, हमारे ट्रांसफॉर्मर से एक नॉइज आती है, और वो नॉइज क्यों आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, एक बात मुझे ये बताओ कि मैंने ट्रांसफॉर्मर का कोर ले लिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के कोर है ये दो, मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने क्या किया, लेमिनेशन ला के बीच में रख दिए, और उनके बीच में मैंने पेंट भी कर दिया, मतलब जो आ, कौन सा पेंट है जो इन दूसरों को चिप एक दूसरे को कॉन्टेक्ट से बचाएगा। अब अगर ऐसे रखें सभी, है ना, ये उनको धक्का लगा तो अलग अलग नहीं हो जाएंगे सब वो, क्यों, क्या लगता है आप लोग को, ऐसा नहीं होगा क्या, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे सब रखें एक साथ, है ना, अलग अलग है सभी, टू बीच से कटिंग है ना। अब अगर मैं थोड़ा धक्का मार दूं सब एक साथ फैल नहीं जाएंगे, मतलब इनको मुझे जोड़ कर रखना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करता हूं मैं, तो वो मैं करता हूं क्या, कोर स्टैगरिंग, कसना, मुझे इनको कसना पड़ेगा नट बोल्ट के थ्रू। कैसे कसना पड़ेगा, देखो मैं क्या करूंगा, अच्छा मोटा मस्त एक रॉड लूंगा, यहाँ पे खोल करूंगा इस प्रकार से ये, है ना, और यहाँ पे बढ़िया एक नट कस दूंगा मैं ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक करूंगा ऐसे, मैं वो बढ़िया एक क्या करूंगा, एक नट ले लूंगा और यहाँ पे बढ़िया कस दूंगा। अब जाएंगे क्या कहीं पे बाहर, वो नहीं जाएंगे, यहाँ पे कस गया बढ़िया आराम से ये। इसको हम बोलते हैं क्या, कोर स्टैगरिंग, मतलब होल करके जो ये अपने पास था ना, इनको कसना, है ना, अपने कोर के लेमिनेशन को कसना को हम बोलते हैं क्या, कोर स्टैगरिंग, नट बोल्ट के थ्रू। समझ में आया, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, बताओ सभी लोग, एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पे क्या, कोर
स्टैगरिंग, स्पेलिंग आप लोग बात देख लेना। कोर स्टैगरिंग हम इसको बोलते हैं। ओके, और कोर स्टैगरिंग क्या बोलते हैं इसको, आप अपनी भाषा में बोलना चाहते हो इसको क्या बोलते हैं? बोल्टिंग द लेमिनेशंस। हम अपने लेमिनेशन को बोल्ड करके कस देते हैं बढ़िया। अगर आपको डाउट हो तो लिख लेना बढ़िया आराम से, कस लेना ना, क्या सर माने, है ना, लिख लो आराम से यहाँ पे, कसना, नट बोल्ट को कसना से लिख लो, लेमिनेशन को कसना, इसी को हम बोलते हैं कोर स्टैगरिंग। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे काम कर लिया। अच्छा एक बात समझना, मेरे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारा कोर है कोई, है ना, और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है ना। एक चीज आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, मान लो ये मेरे पास साइनोसोडल फ्लक्स है, दिस इज माय साइनोसोडल फ्लक्स, और ये मेरे पास मान लो कोर है, ठीक है, दिस इज माय कोर। अब जब साइनोसोडल फ्लक्स जाता है, यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ओरिजिन ए और बी। तो जब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है ना, तो क्या होता है इस साइकिल के बीच में मैं देखता हूँ कि जो कोर है ना, अगर बिल्कुल माइक्रो सेकंड में जाके देखूं तो इसकी लेंथ में चेंजेस आते हैं, इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इतनी हो जाती है, ठीक है। जीरो से ए इंटरवल में इसकी लेंथ ऐसे हो जाती है। मतलब ये मैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। कि जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स किसी कोर में जाता है ना, तो हम ये देखते हैं कि जीरो से ओ, मतलब ओ से ए पीरियड पे, तो उस पे कोर की थोड़ा लेंथ बढ़ जाती है, ये हमको देखने को मिला है। और जब वही फ्लक्स हमारा ए से बी इंटरवल पे रहता है, तो हमारा जो कोर की लेंथ है वो थोड़ा सा क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे मान लो पहले कोर की लेंथ क्या थी, इतनी थी, तो अब वो इतनी हो जाती है। तो हमने क्या देखा भाई अभी तक यहाँ पे, हमने ये देखा कि हमारा जो कोर है उसमें लेंथ में थोड़े बहुत चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने किसके लिए बताया है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज है, तो मैंने किसके लिए बताया, 20 नैनो सेकंड के लिए, है ना। इतने कम टाइम के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, 1/50 सेकंड्स के लिए, 20 मिली सेकंड होगा, नैनो सेकंड नहीं, 20 मिली सेकंड, इतने कम टाइम में इतना हो गया। ठीक है, अब मुझे ये समझो, मेरी 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 कहानी समझो, क्या बोलना चाहता हूं। ये सभी कोर हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। यहाँ पे मैंने इनको कस दिया, लेकिन धोखे से मैंने गलती करी, कसा तो, यहाँ पे नट तो लगा लेकिन बहुत बिल्कुल टाइट नहीं कसा, कस दिया, लेकिन हल्के ढीले ढीले हैं ये। धक्का मारने पे गिरेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे नट लगा हुआ है, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, तो गिरेंगे तो नहीं, लेकिन ये कि ढीले हैं हल्के, क्योंकि अच्छे से मैंने कसा नहीं है। अब होगा क्या, जब जीरो से ओ में जाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, और इसको जगह मिल भी जाएगी, अच्छे से कसे नहीं है तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। तो इसके साथ भी यही होगा, इसके साथ भी यही होगा। तो आपको लगता है कि इनके बीच में टकराव होगा, या फिर बोल सकते हैं कि एक नॉइज क्रिएट करेगा, आपस में टकराएंगे तो क्या करेंगे, एक नॉइज क्रिएट करेंगे, एक हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे, और वही होता हमारा ट्रांसफॉर्मर नॉइज। ट्रांसफॉर्मर नॉइज किस वजह से हुआ, ट्रांसफॉर्मर नॉइज के पीछे का रीजन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना। ओके, लेकिन हमारा इस प्रॉपर्टी में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे कोर क्या है, लेमिनेशन है, छोटे छोटे पीस में है ना, और उन पीसेस के बीच में गैप भी आएगा, कि हमने बोल्ट को अच्छे से करा नहीं, मतलब हमने जो कोर की स्टैगरिंग करी है वो प्रॉपर नहीं करी है। समझ में आया? तो हमारे पास किस प्रॉपर्टी से ट्रांसफॉर्मर से नॉइज क्रिएट होगा, उस प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? तो नोट डाउन कर लो आप इसको, एक लाइन लिख लो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखना, इफ ट्रांसफॉर्मर कोर is not properly staggered
आई थिंक ये सही राइटिंग मतलब सही स्पेलिंग लिखी मैंने, यहाँ पे तो गलत लिखी थी, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। इफ ट्रांसफॉर्मर कोर इज नॉट प्रॉपरली स्टैगर्ड it will make humming noise, it will make humming noise because of which phenomena, because of magnetostriction phenomena, because of magnetostriction, गॉट इट, समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? अगर मेरे ट्रांसफार्मर के कोर प्रॉपर्ली स्टैगर्ड नहीं हुए, इट विल मेक हमिंग नॉइज बिकॉज ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये जो कोर मैंने लेमिनेशन लगाए हैं, अगर मैं वो लेमिनेशन ना लगाऊं, सॉलिड कोर रख लो, ये मेरे पास क्या सॉलिड कोर, देख लो ना आप लोग, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, दिस इज माय सॉलिड कोर, ओके, दिस इज माय सॉलिड कोर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ व्हाट काइंड ऑफ कोर इट इज, दिस इज माय सॉलिड कोर। तो क्या यहाँ पे भी आपको लगता है कि ये नॉइज क्रिएट करेगा? बोलो, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका नॉइज क्रिएट करेगा? नॉइज का क्या होगा? नो नॉइज, आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे नॉइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉइज इसलिए नहीं होगा कि भाई इसके बाजू में कोई है ही नहीं ना टक्कर टकराने वाला, ये बढ़िया आराम डांस करता रहेगा, कभी लेंथ बढ़ी कभी लेंथ कम हुई, लेंथ बढ़ी लेंथ कम हुई, आराम से डांस कर रहा, लेकिन कोई धक्का मारने वाला इसको नहीं है, टकराने वाली जगह नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, चलो, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोर के बारे में एक चीज और है, वो क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो कोर है ना वो स्क्वायर होता होगा, स्क्वायर मतलब इस प्रकार से, एक मिनट देखो, प्रॉपर तरीके से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा पास कोर है ट्रांसफॉर्मर का, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर कोर, ठीक है। और जो वाइंडिंग लगाई जाती है ना, एक्चुअली वो यहाँ पे लगाई जाती है ऐसे, यहाँ थोड़ी लगाई जाती है, इतने पार्ट लगाई क्या, यहाँ लगी क्या, कोई नहीं लगी, लगी तो यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि यार ट्रांसफॉर्मर थोड़ा भारी हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग थोड़ा कट कर देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। कैसे? हम इसको स्टेप्ड कोर कर देते हैं, मतलब इसका कुछ पार्ट हम कट कर देते इस प्रकार से। थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को अच्छे से। बना लेना आप लोग इसको अच्छे से, या थोड़ा सा, मैं तो ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको बना के दिखा पाऊँ। ठीक है, दिख रहा मतलब टेढ़ा टेढ़ा टाइप का, लेकिन सब हो गया। मतलब मैंने क्या किया, इसे कुछ पार्ट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कट कर दिया। इसको मैं बोलता हूँ आपका किस प्रकार का कोर, स्क्वायर कोर। लेकिन हम लोग अपने ट्रांसफार्मर में स्क्वायर कोर यूज नहीं करते हैं, हम किस प्रकार कोर यूज करते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टेप, स्टेप होते हैं ना एक सीढ़ी टाइप में, तो इसको बोलते हैं स्टेप्ड कोर। हम अपने ट्रांसफार्मर में किस प्रकार कोर यूज करते हैं, स्टेप्ड कोर यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार का कोर, स्टेप्ड कोर यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
ओके। और इसी स्टेप्ड कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म कोर, क्रूसीफॉर्म कोर। मैं इसको कुर्सी पढ़ता हूँ, इसे आपको याद रहे कि चेयर टाइप का ना, कुर्सी टाइप में। तो आप जैसा पढ़ना पढ़ लो। इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्रूसीफॉर्म कोर। मैं इसको पढ़ता हूँ कुर्सीफॉर्म कोर, इससे आपको याद रहे कि भाई कुर्सीफॉर्म किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। इससे हुआ क्या, जो हमने कुर्सी फॉर्म कोर यूज किया, फिर स्टेप्ड कोर यूज किया, उससे हमको कुछ एडवांटेज देखने को मिले कि नहीं मिले, बताओ सभी लोग। कुछ हमको एडवांटेज देखने को मिले। वो एडवांटेज क्या है, देखना सभी लोग। हमको यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस देखने को मिले। उनमें से एक एडवांटेज तो ये है, उनमें से एक एडवांटेज तो ये है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर का वेट कम हो गया। वजन, ट्रांसफॉर्मर का वजन कम हो गया, है ना। वजन सबको कम करना चाहिए, अपना अपना सबका वेट कम होना चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट कम हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि अगर इसका वेट कम हुआ है, इसको हमने काट दिया है ना, तो जो वाइंडिंग इसके ऊपर हम लगाते हैं वो भी हमको कम लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉपर है वो भी कम होगा। वाइंडिंग के लिए जो हम लोग कॉपर लगाने वाले हैं वो भी हमारा कम लगेगा, तो कॉपर विल बी ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है ना, हमको कॉपर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम लगाना पड़ेगा। और साथ में, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि हमको पता है कि दो लेमिनेशन के बीच में हमको क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन लगाना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोर ही कम हो गया है ना, कोर हमको थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ पे, तो लेमिनेशन में हमको कम लगाना पड़ेगा। तो जो हमको इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना होगा, कम लगाना होगा। दो वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन लगेगा वो भी कम लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इंसुलेशन को भी क्या कर रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे इंसुलेशन विल बी ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक, ओके। अब हम लोग चाहें तो एक बार बात कर सकते हैं कि जो हमारे कोर होते हैं, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में कोर होता है ना, उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, कितने प्रकार के कोर होते हैं, है ना। तो हमारे पास एक्चुअली में दो प्रकार के कोर होते हैं। एक होता है कोर टाइप, उसका नाम ही, उसके टाइप का ही नाम है कोर टाइप कोर। और दूसरा हमारा होता है सेल टाइप कोर, टाइप कोर और सेल टाइप कोर। तो उनके बारे में थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, बफरिंग हुई थी क्या, चलो कोई नहीं, अब ठीक हो गया ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं अपने कि हमारा पास जो कोर होता है उसके टाइप्स के बारे में। तो दो प्रकार के कोर होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे इनके डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ, सभी लोग देखना आप लोग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो दो प्रकार के कोर होते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो ना। जो कोर है कितने प्रकार के हैं, दो। कौन कौन से, एक कोर टाइप का, एक सेल टाइप का। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या, पहला तो अपने लेते कोर टाइप, दूसरा आपके पास यहाँ पे सेल टाइप। ठीक है, इनके डिफरेंसेस को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इनका डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो, कोर टाइप कोर मेरा इस प्रकार का होता है ना। कोर टाइप का जो कोर होता है मेरे पास, दिस लुक लाइक दिस।
दिस इज माय कोर टाइप कोर। और जो सेल टाइप का कोर होता है वो मेरा इस प्रकार का होता है। तो इधर बनाते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, दो प्रकार के कोर हो गए। ठीक है, ओके। अगर ध्यान से देखो तो एक बात बता दूं, जो ये चीज होती है ना, ये क्या है, ये इस बार इसको मैं बोलता हूं लिम्ब। क्या बोलता हूं मैं इसको, क्या बोलता हूं इसको मैं, सॉरी, इसको तो गलत हो गया, ये इसको बोलता हूं मैं लिम्ब, इधर लिख देता हूं, है ना, इसको बोलता हूं लिम्ब। इसका नाम है लिम्ब। और जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको बोलता हूं मैं योग, है ना। तो कोई बता सकता है कि इस फोर टाइप कोर में कितने लिम्ब हैं? लिम्ब मेरे पास है दो, और योग कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे दो, है ना। और विंडो खिड़की कितनी है, एक ही तो खिड़की यहाँ पे देखो जहां पे, तो विंडो कितने मेरे पास है, एक यहाँ पे। लेकिन वही चीज अगर मैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करूं तो कितने लिम्ब है? लिम्ब तो एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि लिम्ब कितने मेरे पास है, तीन। योग कितने हैं, योग तो दो ही है ना, योग दो हैं। और विंडो कितने, खिड़की कितनी है, एक बात से देखो, विंडो आपके पास कितनी है, दो। एक ये विंडो है और एक ये विंडो। तो मेरे पास जो विंडो कितनी है वो दो है। तो एक बेसिक जो अपना कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप समझिएगा कि जो मेरा कोर टाइप कोर होता है ना, तो इसमें हमारी जो कोर होती है ना, जो वाइंडिंग होती है, कोर टाइप कोर में वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, एक वाइंडिंग यहाँ लगाएंगे और एक वाइंडिंग यहाँ लगाएंगे। मतलब जो वाइंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है, दोनों लिम्ब में प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारे पास सेल टाइप में जो वाइंडिंग होती है वो सिर्फ सेंट्रल लिम्ब में प्रेजेंट होती है बस, दोनों ही वाइंडिंग, है ना। तो याद रखना इसमें जो वाइंडिंग है कहाँ पे होती है, बोथ लिम्ब। जो वाइंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है, बोथ लिम्ब, दोनों लिम्ब में होती है। लेकिन यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, ओनली ऑन सेंट्रल लिम्ब। और याद रखना सेंट्रल लिम्ब का जो एरिया होगा वो साइड लिम्ब का डबल होता है। इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया से डबल होगा। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया 2a होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब जो कोर टाइप का कोर होता है उसमें एक चीज और समझना, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वाइंडिंग लगाई, है ना, प्रॉपर्टी के संबंध, एक वाइंडिंग यहाँ लगाई और एक वाइंडिंग यहाँ। तो जब मैं इसको सप्लाई देता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा, और जब फ्लक्स क्रिएट होगा तो फ्लक्स यहाँ से जाएगा फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसी प्रोसेस में कुछ फ्लक्स यहाँ से लीक कर जाता है, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, है ना, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। लेकिन हमारे सेल टाइप पे क्या होता है, दोनों वाइंडिंग यहाँ पे, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है। इससे जो फ्लक्स निकला ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लीकेज फ्लक्स होता है, जो लीकेज फ्लक्स होगा भी, है ना, जो एयर से जाएगा, तो वो भी लीकेज फ्लक्स भी यूजफुल फ्लक्स बन जाएगा, क्योंकि दूसरी वाइंडिंग यहीं पे है तो लिंक कर लेगा उससे। लेकिन यहाँ पे एक वाइंडिंग यहाँ है, एक वाइंडिंग यहाँ है, तो यहाँ जो हवा से निकला भी तो तक नहीं पहुंच पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लीकेज फ्लक्स है ना, वो कहाँ पे ज्यादा होगा, आपके कोर वाले में ज्यादा होगा और सेल वाले में कम होगा। सेल वाले में कम क्यों होगा, कि भले वो आपका एयर के थ्रू पास हो जाए, लेकिन दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पे है ना, तो कहीं ना कहीं इससे कांटेक्ट तो कर ही लेगा। तब भी जो लीकेज भी होगा वो क्या बन जाएगा, आपका यूजफुल फ्लक्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोर टाइप कोर में जो मेरा लीकेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लीकेज फ्लक्स इज मोर।
और यहाँ पे लीकेज फ्लक्स मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ये आपका लीकेज फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अगर मुझे बात करनी हो कि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे ज्यादा है, और लीकेज फ्लक्स ज्यादा होने की वजह से क्या मैं यहां से ज्यादा, क्या मैं यहां से क्या मैं यहाँ पे ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि लीकेज ज्यादा है। लीकेज ज्यादा होने की वजह से आप इसमें ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लीकेज कम है तो इसमें आप ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो याद रखना, इसमें जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो लो है, और इसमें पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा है। मतलब आप इस ये वाले कोर वाले में कम पावर को ट्रांसमिट करोगे, इसमें आप ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करोगे। ठीक है ना, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इसकी क्या है, लेस। इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी मोर। ठीक है, एक और जो कॉमन सेंस की बात होगी यहाँ पे, वो ये है, कोर टाइप कोर में एक कोर यहाँ पे है, मतलब एक वाइंडिंग यहाँ पे, एक वाइंडिंग यहाँ पे है, तो दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तो हम लोग इंसुलेशन तो लगाएंगे लेकिन कम इंसुलेशन में काम चल जाए। लेकिन सेल टाइप में क्या होता है, ऊपर है प्राइमरी वाइंडिंग, नीचे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो भाई हमको यहाँ पे तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमारे दोनों जो वाइंडिंग है उनके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, तो हमको सेल टाइप कोर में थोड़ा सा ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ता है। कोर में थोड़ा कम इंसुलेशन पे काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों वाइंडिंग अलग अलग लिंब पे है, लेकिन सेल टाइप में सेंट्रल लिंब पे ही हमारा क्या है, वाइंडिंग है, तो वी हैव टू पुट मोर इंसुलेशन देयर। in core type core, in less insulation we can work, but in cell type transformer we have to put more and more insulation for proper working. ओके, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपका इंसुलेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कम। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या आपकी, लेस, और यहाँ पे इंसुलेशन रिक्वायरमेंट क्या आपका ज्यादा। ठीक है, और क्या बात करें, यहां पे देखा तो जो भी फ्लक्स क्रिएट हुआ अब डायरेक्ट जाके ऐसे चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। लेकिन यहाँ पे हमारा फ्लक्स डिवाइड होगा, है ना, तो इसको हम बोलते हैं, पहले वाले को सीरीज, इसको सेकंड वाले को बोलते हैं पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो ये मेरा क्या हो गया, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, एंड दिस इज माय पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ओके, क्योंकि फ्लक्स वहां पे डिवाइड हो रहा है ना, करंट का डिवाइड होना या फ्लक्स का डिवाइड होना क्या बताता है, पैरेलल को बताता है ना। जहां पे भी करंट डिवाइड हो जाए मतलब पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, सीरीज तो नहीं है, सीरीज में करंट सेम होती है। ठीक है, ओके। अब इस चीज को समझना कि हमारे पास यहाँ पे अगर और अच्छे से बात करें हम कि इसमें पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है, मतलब ये स्मॉल किसके लिए है, केवीए के लिए है ना, और क्योंकि क्योंकि इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, इसमें सॉरी, इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम है, कोर टाइप कोर में इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम है। जब कभी भी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम है तो आप वहां पे वोल्टेज जो था वो एक्साइट होता है, वोल्टेज बोलता है भाई मैं तो मतलब मैं ही राजा हूं, क्योंकि इंसुलेशन ये कम लग रहा है, तो वोल्टेज बोलता है मैं मेरे को कितना भी कर लो, मैं ज्यादा हो सकता। लेकिन सेकंड वाले केस में हम देख पा रहे हैं कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज मोर, मतलब थोड़ा ही वोल्टेज बढ़ाऊंगा ना मैं तो मुझे बहुत इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है जिसमें मुझे लो वोल्टेज पे ऑपरेट करना पड़ेगा,
कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है जहां पे मुझे इसको मैं हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझिएगा। ये आपका हाई वोल्टेज है ना, ये आपका हाई वोल्टेज कॉमा लेस करंट, एल आई मतलब लेस करंट लिख देता हूं यहाँ, क्या दिक्कत। ये आपका हाई वोल्टेज एंड लेस करंट के लिए प्रेफरेबल है, एंड स्मॉल केवीए कम पावर के लिए, इनके लिए ये प्रिफर करेंगे हम इसको, ठीक है। और ये वाला मेरा लेस वोल्टेज के लिए, कम वोल्टेज के लिए, लेस वोल्टेज मोर करंट, मोर करंट एंड मोर केवीए रेटिंग, मोर केवीए रेटिंग के लिए प्रिफर हो गई। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्या बता दिया कि हमारा जो कोर टाइप और सेल टाइप में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब एक बात और आपको समझनी होगी कि जो आप कोर टाइप कोर है उसमें आपको लगता होगा ना कि हमारा जो वाइंडिंग है वो पहले वाले लिंब पे एक वाइंडिंग हो गई, सेकंड वाले लिंब पे हमारी दूसरी वाइंडिंग हो गई। तो इसे बताने के लिए ऐसा होता है, प्रैक्टिकली कुछ दूसरी कहानी होती है। अभी दूसरी कहानी क्या होती है ना, मतलब हम किस तरीके से कोर टाइप कोर में वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। उसका एक नाम है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरलीव्ड वाइंडिंग। क्या बोला मैंने, इंटरलीव्ड वाइंडिंग वाइंडिंग प्रोसीजर, कंसेंट्रिक एंड इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर। ये किस में होती है हमारे पास, कोर टाइप कोर में। और सेल टाइप कोर में जो हमारी वाइंडिंग प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कोर टाइप कोर में जो वाइंडिंग लगाते हैं वो किस प्रकार से लगाते हैं, उसका नाम क्या है। और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हम किस प्रकार वाइंडिंग को लगाएंगे और उसका नाम क्या होगा, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे, और चीजों को देखते हैं। अगर आप चाहें तो हेडिंग पुट कर लो, वाइंडिंग प्रोसीजर ऑन कोर टाइप कोर। वाइंडिंग प्रोसीजर इन कोर टाइप कोर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग को कैसे प्लेस करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वाइंडिंग हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं उसका नाम क्या है, कंसेंट्रिक एंड इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर। ये हम लोग यूज करते हैं इन कोर टाइप कोर, कंसेंट्रिक एंड इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर। ये वाइंडिंग प्रोसीजर क्या बोलती है, ये वाइंडिंग प्रोसीजर बोलती है कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोर है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। सपोज दिस इज माय कोर, ओके। मेरे पास कोर टाइप कोर मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं क्या सोचता था कि मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, प्राइमरी, यहाँ पे होती है सेकेंडरी, ऐसा अभी तक मुझे लगता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाता हूँ इंसुलेशन, सबसे ऊपर मैं लगाता हूँ इसके ऊपर इंसुलेशन। दिस इज माय इंसुलेशन, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लगा दिया, इंसुलेशन। क्यों लगा दिया इंसुलेशन, क्योंकि वाइंडिंग का कोर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो। समझ गए भाई, क्योंकि कोर का भी तो कुछ कंडक्टिंग है ना भाई, गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लगाता हूं मैं यहाँ पे इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो वाइंडिंग थी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाँ या ना। हाई वोल्टेज वाइंडिंग थी, लो वोल्टेज वाइंडिंग थी, इनमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, आधा आधा पार्ट,
आधा पार्ट में डिवाइड कर लिया। सिमिलरली मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। इसको बोलता हूं मैं क्या, आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाय टू, तो ये भी हो गया हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाय टू, एग्जैक्टली हाफ हाफ, ठीक है। इसका लो वोल्टेज वाइंडिंग बाय टू, इसको मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग बाय टू, ठीक है। और मैं क्या करता हूं कि जो ये कोर था ना, ये कोर, इसके पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो आधा वाला पार्ट है ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा वाला, ये मैंने यहां लगा दिया। ये मेरे पास क्या हो गया, अगर आप चाहो तो बड़ा बना देता हूं मैं, है ना, ये इस तरीके से लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, लाइक दिस। आप इसे लिखो लो वोल्टेज वाइंडिंग डिवाइड बाय टू। फिर इसके बाद मैंने क्या लगाया, इंसुलेशन, इंसुलेशन लगाया मैंने फिर से। और उसके बाद फिर से क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग थे उसका आधा वाला पार्ट, ये हो गया मेरे पास फिर से हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आधा वाला। ये बीच में आपके पास यहाँ पे क्या, इंसुलेशन। ये आपका हो गया क्या, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाय टू, ठीक है। और ये आधा तो यूज कर लिया आपने, मतलब आधा हाई वोल्टेज यूज हो गया, आधा लो वोल्टेज यूज हो गया। सिमिलरली सेकंड जो ये वाला लिम्ब है, इसमें भी ये चीज कर दोगे आप, है ना। तो इसको हम बोलते हैं किस प्रकार की वाइंडिंग प्रोसीजर, कंसेंट्रिक एंड इंटरल्यूड वाइंडिंग प्रोसीजर। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि सर आपने जो बोला लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने पहले लगाया, क्यों लगाया, क्या ये फिक्स है या आपने अपने मन से लगा दिया, ये फिक्स है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपको कोर के पास रखना होगा, क्यों, लो वोल्टेज है अगर तो आपको यहाँ पे इंसुलेशन कम लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, कम इंसुलेशन में काम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 50 किलो वोल्ट तो 50 किलो वोल्ट का इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपका 500 किलो वोल्ट है तो आपको यहाँ पे 500 किलो वोल्ट का इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, ओके समझ में आ गया। फिर बोलते हैं एक इसका एक और रीजन है कि मेरे पास जो टैपिंग लगाते हैं, टैपिंग मतलब क्या, पॉइंट जो कनेक्ट करते हैं वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, है ना, अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करने के लिए, तो वो हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे लगते हैं। अगर ये ऐसा है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का बाहर होना बहुत जरूरी है। अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बीच में दबा दोगे तो वहां पे टैपिंग कैसे लगा। तो इसके दो रीजन है। हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास क्यों रखते हैं इन कंसेंट्रिक एंड इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखेंगे तो इंसुलेशन कम लगने वाला है, और दूसरा साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो टैपिंग आपको प्रोवाइड करना होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है कि आपके पास कोर वाइंडिंग प्रोसीजर इन कोर टाइप कोर। अगर आप चाहो तो यहाँ पे दो पॉइंट लिख सकते हो। पहला क्या, लो वोल्टेज वाइंडिंग को लगा रहे हैं, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस। और दूसरा कि टैपिंग इज प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज साइड ओनली, टैपिंग इज प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज साइड ओनली। समझे कि नहीं समझे, और समझे तो क्या समझे, यहां तक सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म करो फटाक से। एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर, ठीक है। जो दूसरा हमारा है उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग प्रोसीजर इन सेल टाइप कोर। देखो एक बात और समझना, यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो किस प्रकार है, अगर ध्यान से देखो तो वाइंडिंग कहाँ जा रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग प्रोसीजर, याद रखना कभी कोई पूछे
कि जो कंसेंट्रिक एंड इंटरलीव्ड बाइंडिंग प्रोसीजर है वो किस प्रकार होती है, तो क्या बोलोगे, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल। जबकि अगर बात करूं मैं इसकी वाइंडिंग प्रोसीजर इन सेल टाइप कोर, वो कैसा होगा वो भी देख लो। वाइंडिंग प्रोसीजर इन सेल टाइप कोर, वो हमारी होती है क्या, वर्टिकल। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं सैंडविच बाइंडिंग प्रोसीजर। इसको बस और पढ़ लें फिर क्लास को खत्म कर देंगे आज के लिए। सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर, इसका नाम क्या है, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। और सैंडविच बाइंडिंग प्रोसीजर क्यों बोलते हैं वो समझना प्रॉपर तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोर है, और कोर का जो हमारे पास मिडिल लिम्ब प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये मान लो मेरे पास कोर है, सेल टाइप कोर है ना, यहाँ पे मैं वाइंडिंग बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दिस इज माय सेल टाइप कोर। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी है। तो मैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो हमको क्या लगाना पड़ता है, इंसुलेशन। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इंसुलेशन, यहाँ पे भी और इधर पे भी, जिससे भाई मेरा जो वाइंडिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे ना बने। तो दिस इज माय इंसुलेशन, आप देख सकते हो है ना। इंसुलेशन में कितने अच्छे से लगा दे रहा हूँ। ये मेरा हो गया इंसुलेशन, यहाँ तक तो काम खत्म हुआ, पहले इंसुलेशन में लगा लूँ। फिर इंसुलेशन लगाने के बाद हमको क्या करना है वो भी समझो। हमको अपनी हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। वो कितने ही पार्ट्स हो सकते हैं, है ना, इक्वल इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। और यहाँ पे कोशिश करिए कि आप दो लो वोल्टेज के बाइंडिंग के बीच में एक क्या लगा दो, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। समझिए आपकी एक क्या है, तो मान लो एक आपकी ये बाइंडिंग है, कैसे बताऊं मैं इसको, देखो एक तरीके से बताता हूँ मैं। ठीक है, समझना है इसको प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले क्या लगाया मैंने, लो वोल्टेज बाइंडिंग। यहाँ पे भी लगाया लो वोल्टेज बाइंडिंग, यहाँ पे भी लगाया लो वोल्टेज बाइंडिंग, ये है लो वोल्टेज। फिर इसको थोड़े बाद हमने क्या किया, इंसुलेशन लगाया, इंसुलेशन लगाया, ये इंसुलेशन। फिर मैं लगाया यहाँ पे हाई वोल्टेज बाइंडिंग, फिर यहाँ पे लगाया इंसुलेशन। ठीक है, फिर मैं हाई वोल्टेज बाइंडिंग, फिर लगाया मैंने यहाँ पे लो वोल्टेज बाइंडिंग, फिर लगाया मैंने इंसुलेशन, फिर लगाया मैंने हाई वोल्टेज बाइंडिंग। मतलब इस प्रकार हम कर क्या रहे हैं, देखो ना, सैंडविच क्या होता है, दो, एक ब्रेड ये एक ब्रेड ये है, बीच में आलू भर दिया, जूम सैंडविच बोलते हैं ना। तो वैसे दो लो वोल्टेज बाइंडिंग के बीच में एक हाई वोल्टेज बाइंडिंग हम फिल कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सैंडविच बाइंडिंग प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं, है ना। और कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो वो आपके लिए ग्रुप खुला हुआ है, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, है ना। और रेडी रहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। जितना भी हमने पढ़ लिया उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते जाइए, रिवीजन में कमी मत रखिए कहीं पे भी। ठीक है, तो चलो आज के सत्र को हम ये पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।